हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी मतलब इंडियन पॉलिटी में आ गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। खास इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसकी क्या इतिहास है। मतलब ऐसा कहते हैं कि हर किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई इतिहास ज़रूर रहता है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका भी कोई ना कोई इतिहास रहा है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में, इस वीडियो में, खासकर इस स्पेसिफिक वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसके का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हो। मतलब कि कैसे 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 जो रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के द्वारा लाए गए, उसके थ्रू कैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है। तो इस वीडियो स्पेसिफिक वीडियो में हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। प्लस हम इसकी पूरी सीरीज लेके आए हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में लगभग यूपीएससी एसएससी प्लस अदर जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें मदद करेगी। इसमें हम आपको कवर करेंगे टॉपिक वाइज फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th, जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, प्लस इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इन दोनों ये दोनों सोर्स हमने लिए हैं आपके लिए। प्लस ये दोनों सोर्स जैसे कि आप जानते हैं इंडियन पॉलिटी तो लाइक आप इंडियन पॉलिटी पढ़ लो तो ये समझ लो कि आपने लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, हर चीज़ पढ़ ली। तो इसलिए हमने इंडियन पॉलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उठाया है। अब जो आप और ज़्यादा चाहें तो आप डीडी वासु पढ़ सकते हैं और भी सारी जो बुक्स रेफरेंस की बुक हैं वो पढ़ सकते हैं, ज़्यादा एडवांस में पढ़ना चाहें। इसमें हम 6th एडिशन के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटी का 6th एडिशन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी का कोई ना कोई इतिहास रहा होता है। तो ऐसी जो हमारा इंडियन पॉलिटी है उसके भी कोई ना कोई हिस्ट्री है। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए 1600 में क्या हुआ था। सन 1600 में जो ब्रिटिश एज इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया में आए थे। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। एक्चुअली इस कंपनी को एक्सक्लूसिव जो राइट थे वो थे जो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर ग्रांटेड किया था कि इनके पास मोनोपोली थी कि ये क्या कर सकते हैं, ये ईस्ट में जाके जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। इनके पास मोनोपोली थी कि और कोई अदर दूसरी कंट्री वो नहीं आएगी। फिर क्या हुआ 1765 में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो दीवानी राइट लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। एक्चुअली 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है जिसमें मुगल एम्पर शाह आलम टू हो गया, सुजाउद्दौला हो गया, जो हमारे और आलमगीर हो गए। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बाद जो हमारे मुगल एम्पर शाह आलम टू होते हैं वो दीवानी राइट दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद क्या होता है, दीवानी राइट क्या होता है। दीवानी राइट मैं बताता हूँ कि दीवानी राइट क्या होता है कि राइट ओवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। मतलब जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता है, रिवेन्यू मीन्स पैसा, जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था प्लस जो सिविल जस्टिस होती थी वो इनके हाथों में आ गई थी। क्या जो दीवानी राइट थी एक्सेसिव पावर हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जो ब्रिटिश अब क्या हो, जब एक्सेसिव पावर होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी लगा कि अब जो है ना इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है ना फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्ट लाने शुरू कर दिए जिसमें सबसे पहले आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। एक्चुअली इस सीरीज़ में हम दो मतलब इसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं इसको। एक तो 1773 से 1857 तक, ठीक है, और एक बांटेंगे 1857 से 1947 तक। एक्चुअली ऐसा क्यों, क्योंकि 1757 से चला था कंपनी का रूल, ठीक है। फिर 1757 से 1947 तक ये आ गया था क्राउन के हाथ में। तो हम यही बात करने वाले हैं।
तो हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात करने वाले हैं इस स्पेसिफिक इस वीडियो में। ना कि सिर्फ इसी के बारे में बल्कि पूरा जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ था कि इसका हम पहले ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि ये जो है पहला स्टेप लिया गया था टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जैसे मैंने बताया कि दीवानी राइट जो आ गए थे, तो दीवानी राइट आ गए थे, तो इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब हमको ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना होगा। तो इसलिए तो रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, क्योंकि जो इनके पास पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आ गए थे, तो इसलिए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनको अब लगा कि हमको रेगुलेट करने की ज़रूरत है इस कंपनी को। तो इसलिए वो रेगुलेटिंग एक्ट लाई, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था। ये पहला एक्ट था। तो इसने क्या करा, इसने फाउंडेशन कर दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत मैंने बताया कि फाउंडेशन हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर इसने क्या करा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, मतलब पहले क्या होता था कि गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, इसको उपाधि इसका टाइटल बदल के कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर क्या हुआ, तो हमारे जो पहले गवर्नर जनरल बंगाल बने वो बने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी, इनकी जो प्रेसिडेंसीज थी, इनके जो गवर्नर होते थे, इनको क्या कर दिया, अब सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मीन्स यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इतनी पावर दे दी कि जैसा मैंने बताया ना कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो आज का, जैसे कि आज हमारे पीएम होते हैं, तो उसी की तरह ही इसको पावर दे दी। और जैसे जो स्टेट होती हैं वो कुछ कुछ पीएम के सबऑर्डिनेट में होती हैं, तो ऐसी जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, वो क्या हुआ, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो सबऑर्डिनेट में आ गए, तो उनके अधीन आ गए। फिर क्या हुआ, अब है रेगुलेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या रेगुलेट करने के लिए क्या क्या क्या, तो उसने क्या करा, जो प्राइवेट ट्रेड था उसको जो है ना प्रोहिबिट कर दिया सर्वेंट्स के लिए। ऐसा जो 1757 में एक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी का, उसका एक मेजर कारण था कि जो कंपनी के जो सर्वेंट थे वो ऐसा प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, जिससे जो बंगाल था, जो बंगाल की जो रेवेन्यू था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे तो वो उनको कोई टैक्स पे नहीं करते थे। इसी कारण से क्या करा, जो प्राइवेट ट्रेड था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने दो उपाधि बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मीन्स गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो रिवेन्यू सिविल मिलिट्री, इन सब की रिपोर्ट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करती थी। फिर क्या कहा, बस चलो, इस एक्ट में इतना ही था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें बस इतना ही हुआ कि जो है ना कि इसमें जो पहला स्टेप लिया गया कि हाँ हमको जो है ना कि कंपनी को रेगुलेट करना है। इसके कुछ फीचर्स थे कि जो है ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसका एक फीचर ये भी है कि इसमें क्या करा, जो इसमें 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश कर दिया इन कैलकत्ता 1773 में। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्ट पे। ये है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये पिट्स मतलब कि उस समय जो पिट्स थे वो पीएम थे ब्रिटेन के, तो उन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट रखा। इसका मुख्य कारण था इसको लाने का, जो 1773 के जो एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो भी कमी थी, जो खामी थी, उसको पूरा करने के लिए ये लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ, इसने जो है ना जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे वो बिल्कुल कंपनी के अलग अलग कर दिए। कि मतलब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने सिस्टम ऑफ, यहाँ पे देखो, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। मतलब जो डबल गवर्नमेंट थी उसके सिस्टम एक ऐसा, मतलब एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया। तो इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया जिसके पास सारे कमर्शियल अफेयर्स थे, प्लस एक बनाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
जिसके पास सारे पॉलिटिकल अफेयर्स थे। तो इन्होंने 2 बनाया। प्लस पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी इसको कहा गया ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया। पहली बार कहा गया है, फर्स्ट टाइम, जो कंपनी की टेरिटरीज थी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो क्या करा है, जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे इनको अलग अलग कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो कमर्शियल अफेयर्स थे इसको दे दिए, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इसको क्या करा, पॉलिटिकल अफेयर्स दे दिए। इसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मतलब 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या हुआ, एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को ही एबोलिश कर दिया कि अब आपके पास कोई मोनोपोली नहीं है, कोई एकाधिकार नहीं है कि हाँ आपको ही बस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही ट्रेड करेगी। लेकिन क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 चीज़ पे मोनोपोली रही। एक तो टी इन ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, मतलब कि एक तो वो चाय का ट्रेड कर सकते हैं भारत से, प्लस जो ट्रेड था चाइना के साथ वो भी रहा। एक क्या हुआ, सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन कंपनी टेरिटरीज वाज असर्टेड। मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था उनकी जो सोवरेनिटी आ गई जो कंपनी की टेरिटरीज थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड किया गया इंडिया में कि यहाँ के लोगों को एनलाइट कर सकें, जो अपना धर्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा दे सकें। क्या करा इन्होंने, क्या करा, प्रोवाइड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग हैबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया में जो भी ब्रिटिश टेरिटरीज होती थी, इन्होंने क्या करा, जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको स्प्रेड करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने क्या करा, ₹1 लाख वर एलोकेटेड फॉर द सेम। मतलब उस समय जो 1 लाख रुपीज़ 1813 का टाइम था, इसमें इन्होंने 1 लाख रुपीज़ एलोकेटेड किए फॉर एजुकेशन के टाइम पे, एजुकेशन के लिए। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको एम्पावर किया गया कि वो टैक्स लें, और जो टैक्स नहीं देता तो उसको पनिश करते थे। ये तो ठीक है, ये तो अलग, ये तो पहले से ही होता था। पर लेकिन ये कुछ जो मेजर थे कि एक तो ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, लेकिन चाइना और टी के ट्रेड रहा। जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी सोवर्निटी हो गई, प्लस क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया, वेस्टर्न एजुकेशन को अलाउड कर दिया, प्लस 1 लाख रुपए जिसके लिए एलोकेट किए गए। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। सॉरी, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे 1833 होता, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो लॉज थे अंडर द प्रीवियस एक्ट उन्हें तो रेगुलेशन कहा गया, पर लेकिन जो लॉज अब बनने लगे इनको एक्ट कहा गया। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना है। प्लस ये एक्ट लाए गए हैं कंपनी के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे प्लस पॉलिटिकल फंक्शन थे, इनको चलाने के लिए ये लाए गए। प्लस जिससे पहले थे वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे। तो 1813 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। मैं जैसे बताता हूँ, इसमें क्या होता है, फाइनल स्टेप लिया टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। मतलब जो इनको अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई कि अब आप इंडिया के गवर्नर जनरल हैं। तो पहले जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। फिर क्या हुआ, गवर्नर जनरल को इन्होंने सारी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी। मतलब जैसे बताया कि सेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन की बात कह रहे हैं ना यहाँ पे। तो जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसको जो है ना सारी जो सिविल और मिलिट्री पावर्स इन्होंने दे दी। इन्होंने क्या करा, इनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटर पावर दी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी। पूरे जो एंटायर ब्रिटिश इंडिया था, मतलब इंडिया के जिस भाग पे ब्रिटिश का कब्जा था, जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ पे जो उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी, जो लेकिन जो गवर्नर थे बम्बई के, मद्रास के, इनको नहीं दी। तो फिर वही कि इनको सेंट्रलाइजेशन करना था, इसलिए इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इसको और ज़्यादा एम्पावर कर दिया। ये भी 1833 है, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुआ इसमें, इस एक्ट में क्या हुआ
इन्होंने जो एंडेड कर दिया जो एक्टिविटीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की ऐसे कमर्शियल बॉडी, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी। मतलब क्या कहा कि अब आपने जितना भी ट्रेड करना था कर लिया, अब आपको क्या करना है, आपको इसका प्रशासनिक बॉडी है, आप इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दी गई। प्लस कुछ दूसरे प्रोविज़न थे रिलेटेड टू लॉ कि इसमें एक लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, गवर्नर जनरल काउंसिल, जिनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। जो इंडियन लॉज थे वर कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। ऐसे पहले क्या होता था कि जो लॉज थे, जो हिंदू लॉज थे, मुस्लिम लॉज थे, वो बस वो रिटर्न नहीं थे, रिटर्न नहीं थे। तो इनको क्या करा कि इनको पढ़ा, इनको रिटर्न, इनको जो है ना सब ने लिखवाया कि क्या क्या है। ऐसा क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, तो ये रिटर्न नहीं थी, तो इनको चलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने क्या करा कि इनको जो है ना कोडिफाइड करवा दिया प्लस कंसोलिडेटेड करवा दिया, जिससे जो है ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफ़ी आसानी हो। एक इन्होंने क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंट्रोड्यूस्ड। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी इंडियंस है उसको डिनाई नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में अंडर कंपनी बेस्ड ऑन द रिलीजन्स कलर। ये ध्यान रखना, रिलीजन और कलर, रिलीजन और कलर के बेस पे किसी को भी एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इंडियंस हो उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। प्लस इन्होंने स्लेवरी को अबोलिश कर दिया कि अब भारत में स्लेवरी बैन है। ये किस एक्ट के तहत हुआ, 1833 एक्ट के तहत हुआ कि भारत में जो स्लेवरी है वो बैन हो गई है। अच्छा, कुछ दूसरे जो अदर प्रोविजंस हैं वो लाए गए। इसमें क्या करा, जो इमिग्रेशन होता था यूरोपियंस का इंडिया में, उसको इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि अब इमिग्रेशन नहीं होगा। इमिग्रेशन मतलब कि कोई आए और परमानेंटली सेट हो जाए किसी फॉरेन कंट्री में, तो इसको मना कर दिया। प्लस जो जो प्रॉपर्टी एक्वायर करते थे उसको भी, उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दी। इसमें क्या हुआ, 1833 के एक्ट में पहली बार जो ओपन कंपटीशन थे उसके बारे में बात हुई। ले जो सिविल सर्विस थी जिसके बारे में जो अब आप तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, तो इसके बारे में पहली बार चर्चा हुई पर इसको निगेटेड कर दिया, मतलब इसको मना कर दिया। जो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे इन्होंने इसको साफ मना कर दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, हम इंडियंस को इसमें अलाउ करने नहीं देंगे। तो फिर क्या होता है, अब आता है जो कंपनी रूल था उसका सबसे आखिरी एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है। इसमें क्या है, इसमें क्या कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या कर दिया इन्होंने, जो पावर को सेपरेट कर दिया, मतलब दो अलग अलग बॉडी बना दी। एक तो इन्होंने जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर, जो गवर्नर जनरल काउंसिल होती थी, इसकी जो पावर थी वो सेपरेट कर दी कि मतलब जो लेजिस्लेशन था उसको ऐसा स्पेशल फंक्शन दिया गया। क्या हुआ, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था, इसको क्या किया, ये ऐसा मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। इसमें इन्होंने जो 6 नए मेंबर्स थे वो ऐड कर दिए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला जाता था। ध्यान रखें, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हुई है, ठीक है, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव की बात हुई है। इन्होंने क्या करा, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था इसको इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, जिसमें जो 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स होते थे ये जो लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते थे उससे लिए जाते थे, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा हो गया। प्लस क्या करा, इस एक्ट में जो हमने पहले बात की कि ओपन कंपटीशन थे उसको निगेटेड कर दिया था, तो इस एक्ट में जो ओपन कंपटीशन थे इसको सिलेक्शन के लिए और रिक्रूटमेंट सिविल सर्विस के लिए इसको अलाउ कर दिया, और जो सिविल सर्विस थी ये इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई। तो ये जो एक्ट था, जो 1853 का एक्ट था, ये लास्ट सीरीज थी कंपनी रूल की। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा आता है सेकंड पार्ट, पार्ट 2, इसको कहते हैं क्राउन रूल। क्योंकि जो इंडिया की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, जितनी पॉलिटिकल पावर थी, वो क्राउन के अंडर में आ गई।
क्या हुआ, जो चार्टर एक्ट था 1853 का, ये लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। तो इसके बाद क्या करा, जो कंपनी रूल था उसको एबोलिश कर दिया, जो 1857 का रिवोल्ट था उसके बाद। और इसके बाद क्या हुआ, जो क्राउन रूल था, क्राउन रूल इस्टेब्लिश हो गया 1858 में। 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला। फिर उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। तो आते हैं, हम बात करते हैं क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। तो क्राउन रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा, जिस एक्ट को क्या गया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। मतलब इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट कहा गया। मीन्स क्या था, इसमें जो क्वीन थी उन्होंने जो कंपनी रूल को तो एबोलिश कर दिया था, प्लस सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। ऐसा मेजर रीज़न था जिसका रिवोल्ट ऑफ 1857। कि एक्चुअली ये चाह रहे थे कि अब जो कंपनी रूल था उसको ख़त्म कर दिया जाए। कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया, प्लस इनको 1857 में ये मौका मिल गया जिसमें इन्होंने ये कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया, प्लस सारी बागडोर क्राउन के हाथों में आ गई। फिर क्या हुआ, देखो, तो क्या हुआ, इस एक्ट के तहत जो 1858 का एक्ट था, इसके तहत जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उसको क्या कर दिया, ऐसा वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया। वाइसराय मतलब वाइस रॉय, रॉय मीन्स रॉयल। तो जो रॉयल होती थी, जो क्राउन होती थी उनकी, मतलब ये इनका काम क्या था, ये सीधे वाइस रॉय, जो क्राउन होती थी उनको रिपोर्ट करते थे जितने भी जो फंक्शंस होते थे इंडिया में। तो इसको वाइस रॉय की उपाधि दे दी गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो जो हमारे लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइस रॉय बने, और जो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया थे ये यही थे। इसमें क्या कर, जो डोअल गवर्नमेंट होता था, डोअल गवर्नमेंट मतलब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था प्लस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट होता था, इसको ख़त्म कर दिया। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि जो कंपनी रूल ही ख़त्म हो गया, तो फिर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसका करके रखना क्या है। जैसा कि पिट्स एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1784 में, तो इसको इन्होंने एबोलिश कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। एक नया इन्होंने पोस्ट दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जिसका जो जो कहाँ बैठती थी, लंदन में बैठती थी, लंदन में बैठती थी। ये इसको एक नया ऑफिस बनाया गया जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर पे जिसका कंट्रोल होता था। जो सेक्रेटरी होता था स्टेट का, वो ऐसा ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। ध्यान रखें, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, पर जो वाइसरॉय होता था ये सीधे क्राउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। तो एक जो 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के लिए, ये इस बॉडी का क्या काम होता था, एक तो ये एडवाइजरी होती थी, नेचर में बॉडी कॉर्पोरेट होती थी, मतलब कैपेबल होती थी हर काम के, सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया, मतलब जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे उनको करने के लिए कैपेबल होती थी। और एडवाइजरी नेचर मतलब इसका एक काम भी होता था कि ये जो वाइसरॉय को भी एडवाइज करे, कि जो है ना वाइसरॉय को एडवाइज करे कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि जो ना जो गवर्नमेंट इंडिया, जो गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके कोऑपरेशन की ज़रूरत है इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो इसलिए इसको मतलब इसको इंक्रीज करने के लिए, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए 3 एक्ट लाए गए, एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909। इनको क्या गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909, ये एक्ट लाए गए। आइए बात करते हैं इनके बारे में, क्या क्या एक्ट थे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। इसमें क्या हुआ, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बनाया गया। मीन्स क्या करा,
इसमें क्या करा इन्होंने, पहली बार जो इंडियंस थे, इंडियंस को इन्होंने ऐसा मतलब इंडियन को एसोसिएट करना शुरू करा लॉ मेकिंग प्रोसेस में। पहले क्या होता था कि पहले इंडियंस, हमने पहले बात करी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, कि उन्होंने इंडियंस को भी अलाउड कर दिया कि हाँ आप आ सकते हैं इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ हाँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। लेकिन उनको क्या करता था, उनको लॉ प्रोसेस, जो लॉ मेकिंग होते थे, लॉ मेकिंग प्रोसेस होते थे, उसमें इनको अलाउड नहीं था। तो 1861 के एक्ट में इन्होंने इंडियंस को भी अलाउड कर दिया, क्योंकि 1857 के बाद इनको लगा कि अब जो हमें यहाँ पे अपना रूल चलाना है तो हमें इंडियंस को इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में डालना पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। फिर क्या करा इन्होंने, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या करा जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उन्होंने इसको बैक कर दिया, उनके पास वापस दे दिया। इन्होंने स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मींस ऐसा पोर्टफोलियो सिस्टम स्थापित किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? ऐसा पोर्टफोलियो जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी जो पीएम होते हैं प्लस इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इनको जो पोस्ट दी जाती हैं, जैसे कि आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आपके पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, और आप बाकी अदर पोस्ट जैसे कि आपके पास डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो ऐसी जो पोस्ट थे वो बांटने यहाँ पे शुरू करे पोर्टफोलियो सिस्टम। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑर्डिनेंस पावर, जो वाइसराय थे उन वो ऑर्डिनेंस दे सकते थे। मीन जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस की। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, कि जब हमारी जो सांसद होती है उसके पास जो पार्लियामेंट होती है, जब वो सत्र में नहीं होती है, तो हम इसके बारे में बिल्कुल सांसद के बारे में कि वो कब सत्र में बैठ सकती है, कब नहीं बैठ सकती है, क्या टाइम पीरियड होता है, इसके बारे में अपनी जो आने वाली वीडियोस है उसमें बात करेंगे। बस आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब वो सत्र में, मतलब जो सत्र में नहीं बैठती है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्परेरी लॉ होता है जो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। 6 महीने प्लस 14 डेज, 2 वीक्स, 6 मंथ और 2 वीक्स के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद अब जो इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के द्वारा लॉ नहीं बनाया गया तो फिर ये अपने आप ही एबोलिश हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस ये होता है, तो ये पावर दी गई वाइसरॉय को कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऐसी जो नई लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इनको इन्होंने इस्टेब्लिश किया बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पंजाब में। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसमें क्या करा, इसमें इन्होंने इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेकिन जो ऑफिशियल मेजोरिटीज थी वो स्टिल मेंटेन्ड। वो अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी थी, जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी वो मेंटेन करके रखी, पर लेकिन जो नॉन ऑफिसर्स थे उनको बढ़ा दिया। लेकिन नॉन ऑफिसर्स के पास पावर नहीं होती थी कि वो कुछ भी डिस्कस कर सकें या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपना मतलब अपने वोट दे सकें। इन्होंने क्या करा, एम्पावर कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, कि उनको पावर दे दी कि अब आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं। तो जो जो बजट का डिस्कसिंग होता है, जो हमारा 1 फैब को जो बजट डिस्कस होता है, अभी हाल ही में 1 फैब को जो हमारा बजट डिस्कस हुआ था, वो जो है वो यहीं से आता है। इन्होंने क्या क्या लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन कर दिया, यूज फॉर द इलेक्शन वाज मेड। देखिए यहाँ पे ये बात जाननी जरूरी है कि जो 1892 का एक्ट था, इसमें लिमिटेड करा और प्लस जो इनडायरेक्ट प्रोविजन था, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, और प्लस जो लिमिटेड करा है सिर्फ कुछ ही व्यक्ति हैं जो सिर्फ वोट दे, मतलब वोट नहीं देते। इसमें क्या करा, ऐसा इलेक्शन का मतलब ये अपॉइंट ही करते थे। यहाँ पे कोई इलेक्शन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो अपॉइंट है कि अपॉइंट करते थे। फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं।
मोर्ले मतलब जो ये उस समय थे सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, और जो मिंटो थे ये थे वाइस रॉय। सॉरी गलती हो गई, दोबारा से बताता हूँ मैं। जो हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट थे वो लॉर्ड मिंटो थे, और वाइस रॉय, सही बताया, जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या करा, इस एक्ट के तहत जो इस काउंसिल है, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, इसमें क्या करा, जो इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया। मीन्स पहली बार क्या करा, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइसरॉय ऑफ गवर्नर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसे मतलब मैंने बताया था ना कि 1861, इसमें क्या करा कि हाँ अलाउड कर दे कि हाँ इंडियंस आ सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकते हैं। पर लेकिन इस एक्ट के तहत पहली बार क्या करा कि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती थी, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल, मतलब वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों एक ही हैं। तो गवर्नर, ऐसा जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी बात चली यहाँ पे, उनको बनाया गया। मतलब उसमें जो है ना, जो इंडियंस का एसोसिएशन पहली बार किया गया। तो जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज अ लो मेंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सबसे पहले एज अ लो मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी ऑफ अ वाइसरॉय उसको ज्वाइन किया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे एज अ लो मेंबर। इंडियंस थे, इनको क्या करा, इन्होंने इनको मेंबरशिप दी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें सबसे पहले इनकी मेंबरशिप कराई। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसमें भी जो नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी थी वो मोस्टली इंडियंस थी। तो मतलब नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी बढ़ा इंडिया की। प्लस इन्होंने क्या करा, दो इंडियंस होते थे इनको नॉमिनेट किया गया काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। पहले 15 मेंबर्स होते थे, इसमें से क्या करा कि अब जो 2 मेंबर्स रहेंगे वो इंडियन रहेंगे। ओके। फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका साइज बढ़ा दिया। मीन्स पहले जो 16 सीट होती थी उसको 60 सीट में चेंज कर दिया, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। इसमें क्या करा, जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब कि जो यूपी प्लस यूपी का जो पार्ट है यूनाइटेड प्रोविंसेस आज का यूपी, 50 मेंबर्स ईच, मतलब इनमें जो है ना 50-50 मेंबर की जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो बना दी गई। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी पंजाब की, बर्मा की, असम की, इसमें जो क्या होते, इसमें 30 मेंबर्स होते थे। फिर क्या हुआ इस एक्ट में, इस एक्ट के तहत एक सबसे बड़ा जो हमारे देश के लिए कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट माना जाता है, इन्होंने क्या करा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करा इंडियन पॉलिटिक्स में। मीन्स क्या, जो सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का उनको लीगलाइज कर दिया, जिसमें इन्होंने क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में मान लो, इसमें अभी बताता हूँ आपको, इसमें क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें इन्होंने मुस्लिम्स को दे दिए। मतलब कि जो कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्शन को लड़ सकते हैं, प्लस जो मुस्लिम हैं, जो वहाँ के मुस्लिम हैं वो ही इसको वोट देंगे और कोई नहीं वोट देगा। तो इसलिए इन्होंने जो मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट लाए, जिसमें मुस्लिम्स जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कर सकते थे मुस्लिम वोटर्स को। वो सॉरी, जो मुस्लिम मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते थे और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के द्वारा। फिर क्या करा, इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड जमींदार्स। फिर क्या करा, इसने एम्पावर कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसको एम्पावर कर दिया। कैसे कि मेंबर्स अब जो है ना बजट भी डिस्कस कर सकते थे, कि मतलब पहले एम्पावर लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब इंडियंस का, जो इंडियंस थे उनको एम्पावर करा कि जो मेंबर्स हैं, जो इंडियन मेंबर्स हैं, कि वो बजट डिस्कस कर सकते कि हाँ भी बताओ ये पैसा तुमने कहाँ लगाया है, ये पैसा कहाँ लगाया है। प्लस जो जो रेजोल्यूशन थे उनको भी मूव कर सकते थे।
जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी डिस्कस कर सकते थे, जो पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर है उसको डिस्कस कर सकते थे। और क्या होता था, जो इन बजट्स में जो मेंबर थे उनको अलाउड किया गया कि वो हाँ कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं बजट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ भाई बताओ कौन सा आप ये पैसा कहाँ लगाने जा रहे हो, कि हाँ आप जो मनी है वो कहाँ एलोकेट करने वाले हो, कहाँ आप एलोकेट करने वाले हो। जैसे कि आज की जो हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है कि हाँ भी बताओ ये पैसा आप कहाँ लगाने वाले हो। तभी जो पार्लियामेंट होती है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, उसको जो है जो मनी है वो एलोकेट करती है। इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। जब मोंटेग्यू थे वो हमारे सेक्रेटरी स्टेट थे, प्लस जो चेम्सफोर्ड थे वो हमारे वाइसरॉय थे। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कुछ प्रोविज़न लाए गए, जैसे कि लेजिस्लेटर का, लेजिस्लेटर मतलब कि बाई कैमरलिज्म, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। मीन्स अपर हाउस मीन्स जैसा कि अपर हाउस मीन्स राज्यसभा, और जो लोअर हाउस मीन्स लोकसभा आज का। तो अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट की काउंसिल होती है, प्लस लोअर हाउस जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो चुन के आते हैं पर लेकिन। और जो मेजोरिटी थी मेंबर्स बोथ हाउस की वो डायरेक्ट इलेक्शन से होती थी। मीन्स क्या हुआ, जो 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन लाए। ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन तो 1909 में ही आ गए थे, पर लेकिन इसको और बढ़ा दिया 1919 में। प्लस क्या करा, जो एग्जीक्यूटिव, अब जो लेजिस्लेटर के लिए जो कुछ जो रूल्स आए, प्लस एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है कि जब वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जो उसमें पहले 3 मेंबर्स होते थे उसमें 6 उसको बढ़ा के 6 कर दिया। सॉरी, 6 तो पहले से ही होते थे, पर लेकिन जो जो 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स होते थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के, उसमें जो 3 होंगे अब वो क्या होंगे, वो इंडियंस होंगे। क्या क्या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे उनके लिए क्या लाया गया कि इनको एम्पावर करा गया। जो लेजिस्लेट हमने पहले उसमें सेंटर की बात की थी, अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, मतलब की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इन्होंने क्या करा। इन्होंने जो साइज को बढ़ा दिया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसके साइज को बढ़ा दिया, कि अब जो ना जो 70% जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड होते थे, और जो जो 30% बच्चे हैं ये क्या होते थे, ये नॉमिनेटेड होते थे। नॉमिनेटेड किए जाते थे किसके लिए, वाइसरॉय के द्वारा। जो एग्जी कुछ जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है ना वो भी बनाए गए। मतलब 2 क्लासेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर किया गया। क्या किया गया, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर बनाया गया, प्लस मिनिस्टर्स। जैसे आज के समय में हमारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही स्टेट के लेवल पे ऐसे ही उस समय बनाए गए। इन्होंने क्या करा, कुछ सब्जेक्ट थे, उन्होंने 2 लिस्ट में इनको ट्रांसफ़र कर दिया, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। जो गवर्नर थे उनको एग्जीक्यूटिव हेड बना दिया। आज के समय में भी जो गवर्नर होते हैं स्टेट लेवल पर, उनको वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ऐसे उस समय था, तो ये प्रोविज़न हमने तभी से लिया। जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटेड द रिजर्व लिस्ट अलोंग विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो गवर्नर होते थे वो इस रिजर्व लिस्ट, मतलब गवर्नर के पास पावर होती है कि हाँ वो ये जो रिजर्व लिस्ट है इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है, ये क्या होती थी, जो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते थे उनके पास पावर होती थी इनको इनके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बनाने की। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटर के लिए, मैं सॉरी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। तो मतलब कि लेजिस्लेटर कुछ भी कहे इनको कोई लेना देना ही नहीं, जैसा इनको करना है ये अपनी मन मर्जी से चलते थे। जो सब्जेक्ट थे, जो रिजर्व लिस्ट में जो कुछ सब्जेक्ट थे वो ऑर्डर से रिलेटेड हो गया, इरिगेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड। मतलब रिजर्व लिस्ट थी उसमें कुछ ऐसे डाले गए
जिससे जो कि पैसा आए, जो रिवेन्यू है वो रिवेन्यू आए। और जो ट्रांसफर लिस्ट थी इसमें ऐसे सब्जेक्ट डाले गए कि रिवेन्यू जाए, मतलब खर्च हो, और इसमें रिवेन्यू आने के डाले गए। और क्या हुआ, फॉर द ट्रांसफर लिस्ट द गवर्नर एडमिनिस्टर वी द मिनिस्टर। इन ट्रांसफर लिस्ट को गवर्नर एडमिनिस्टर करता था मिनिस्टर के द्वारा। अब जो मिनिस्टर होता था वो ये रिस्पॉन्सिबल होता था पीपल के, जिन्होंने इसको इलेक्ट किया है थ्रू द लेजिस्लेटर के द्वारा। अभी जब मिनिस्टर होते थे ये नॉमिनेटेड किए जाते थे, उन्हीं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। आज की तरह आज भी ऐसी होता है, जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनको नॉमिनेटेड किया जाता है जो इलेक्टेड एमएलए या एमपीस होते हैं उनमें से। जो सब्जेक्ट थे ट्रांसफर लिस्ट में, उसमें जो एजुकेशन था कि, और जो लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स हो गया, रिलीजियस एंडोनमेंट हो गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो गवर्नर जनरल काउंसिल होते थे, ये इंटरफेयर कर सकते थे रिजर्व लिस्ट में। पर लेकिन ये क्या करते थे कि ये ट्रांसफर लिस्ट में जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इन्होंने क्या करा, प्रोविंशियल लेवल पे जो दायर की है उसको लाए, मतलब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, जैसे मैंने बताया ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया, जिसमें गवर्नर मिनिस्टर की एड से बना सकता था कि जो मिनिस्टर होते थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुने जाते थे, प्लस जो रिजर्व लिस्ट थी उसके पास तो गवर्नर गवर्नर था, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी वो मिलके इनसे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाती थी। फाइनेंस में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो प्रोविंशियल बजट था, प्रोविंशियल बजट उसको सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से, कि जो प्रोविंशियल हैं वो भी अब अपना बजट ला सकते हैं, कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर उसको अथोराइज किया गया कि वो बजट इनेक्ट कर सकते हैं। कुछ दूसरे प्रोविजंस जो लाए गए, कि जो इन्होंने क्या कहते हैं एक्सटेंड कर दिया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स को, कि हम 1919 की बात कर रहे हैं, 1909 में इन्होंने क्या करा, तो मुस्लिम के लिए सेपरेट करा, और 99 में इन्होंने सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस और मुस्लिम के लिए भी सेपरेट जो कम्युनल इलेक्टोरेट थे, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट थे, उसको एक्सटेंड कर दिया। एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के लिए इन लंदन में। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, गवर्नर जो क्या करता था इनमें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो है ना जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट की, तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो गवर्नर मिनिस्टर की एड से बनाता था। रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। अब क्या डायर की थी। कुछ दूसरे प्रोविजंस आए इस एक्ट के तहत कि इन्होंने क्या करा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, मतलब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन CPSC, 1926 में इसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या करा, क्रिएशन किया ऑल इंडिया फेडरेशन का। ऑल इंडिया फेडरेशन मैं बताता हूँ क्या होता है, पहले पढ़ते हैं कि दिस फेडरेशन वाज टू कंसिस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, जो प्रिंसली स्टेट थी उनको भी ऐसे फेडरेशन में कंसिस्ट करना चाहा। ब्रिटिश इंडिया, तो जो ब्रिटिश इंडिया थे उसको, और जो प्रिंसली स्टेट थे इनको इन्होंने फेडरेशन में करना चाहा। फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में पावर बढ़ जाती हैं, मतलब टायर गवर्नमेंट के टायर बन जाते हैं, जैसे कि एक तो अपर लेवल या फिर कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। मैं दोबारा से कहता हूँ कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे ऐसे फेडरेशन में बढ़ जाते हैं जिसमें पावर डिवाइड होती है इनके बीच में। तो ये फेडरेशन का मतलब है। तो जो प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के वो तो ज्वाइन हो गए फेडरेशन में, पर जो कंपलसरी नहीं था कि जो प्रिंसली स्टेट है फेडरेशन को ज्वाइन कर सके, और उन्होंने करा भी नहीं। तो जो फेडरेशन था, क्या हुआ कि लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट से ये मेटलाइज्ड नहीं हुआ, मतलब कि ये नहीं लागू हुआ।
फिर डिवीज़न ऑफ पावर्स सेंटर प्रोविजंस में, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसमें और इनको एलोबरेट कर दिया और ये 3 लिस्ट दी गई। इसमें क्या है, 3 लिस्ट बना दी जिसमें सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया। अब पढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ पावर सेंटर और प्रोविजंस के बीच में। तो जैसे बताया कि 3 लिस्ट थी, इनको क्या करा, इनको 3 लिस्ट बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट को बांट दिया गया गवर्नमेंट, जिसमें फेडरल लिस्ट होगी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्रोविंशियल लिस्ट होगी प्रोविंसेस के लिए, और जो कंकरेंट होगी दो बोथ, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो लिस्ट है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज ही मौजूद है। इनके बारे में हम बहुत ही एलोबरेट से चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। जो वाइसरॉय थे, इनको जो रेसिडुअल पावर दी मतलब कि जो पावर थी ओवर सब्जेक्ट विच वर नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट, मतलब कि कुछ ऐसी पावर, मान लो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी पावर थी जो इन तीनों लिस्ट में नहीं थी, तो उसको जो वाइसरॉय था वो मतलब उस पे रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट लॉज बना सकता था। इन्होंने क्या करा, पहले वो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसको स्वीकार कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हाँ ठीक है, हम जो प्रोविंसेस हैं उनको ऑटोनॉमी देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगी प्रोविंसेस में, मीन्स जो गवर्नर था उसके पास, उसको क्या करा कि अब वो जो एडवाइस है मिनिस्टर की उसको लेना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंस लेजिस्लेटर के लिए, कि जो मिनिस्टर की एडवाइस है उसको लेना ज़रूरी है गवर्नर के लिए। बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की। जैसे कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है प्रोविंसेस में, गवर्नर को मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। जो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म 6 आउट इन 11 प्रोविंसेस, जैसे कि आज तो हमारे 28 राज्य हैं, पर लेकिन उस समय जो 11 प्रोविंसेस होती थी जिसमें इन्होंने बाइकैमरलिज्म को करा, मीन्स कि एक तो विधान परिषद होगी, विधान परिषद, और एक होगी विधानसभा, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। एक तो हो गई हमारी, एक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी प्रोविंस लेवल पे, एक लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई। तो जो असेंबली होते थे इसमें इलेक्ट होते थे, प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे इसमें नॉमिनेटेड होते थे। कुछ दूसरे प्रोविजंस हैं उन्हें पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ, जो एक्सटेंशन हो गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन और डिप्रेस्ड क्लास थी, डिप्रेस्ड क्लास मतलब SC और ST हो गए, इनके लिए जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था इसको बढ़ाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की को इस्टेब्लिश किया गया, मतलब 1935 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था इसको इस्टेब्लिश किया गया ताकि जो कंट्रोल कर सके क्रेडिट और करेंसी होती है कंट्री की उसको। इन्होंने फेडरल, प्रोविंशियल और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाए। फेडरल मतलब जैसे कि आज का हमारा UPSC हो गया, प्रोविंशियल मतलब जैसे हमारा स्टेट PSC हो गया, और जो ये कुछ ऐसे बनाए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो इन दोनों को देखता था। क्या करा, एक फेडरल कोर्ट बनाया, फेडरल कोर्ट जैसे कि जो आज हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है वो बनाया, ये फेडरल कोर्ट। तो 1937 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, अब आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ये वो एक्ट है जिसका, जो हमारे भारतीय थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे भारत के लोग थे, उसका कई वर्षों से, लगभग 200 वर्षों से इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसमें क्या हुआ, इसने एंड कर दिया ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया को, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया को उसको एंड कर दिया। पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया का पार्टीशन हो गया, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। कौन कौन से बने, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों डोमिनियन बन गए। क्या करा, एम्पावर कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफ 2 डोमिनियन, कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर सकते हैं, कि जो ये जो दोनों डोमिनियन थे ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर सकते हैं, प्लस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। और जो कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कोई भी ब्रिटिश रूल है
उसको चाहे तो अपना सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं अपना सकते हैं। उनकी इच्छा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत स्वतंत्र है। इन्होंने क्या कहा, ग्रांटेड कर दिया फ्रीडम ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट, मतलब कि जो प्रिंसली स्टेट थी इंडिया के की, वो चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, चाहे वो इंडिया में रह सकते हैं, चाहे वो फ्री अपना कोई स्टेट बना सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान, और रिमेन इंडिपेंडेंट। प्लस असाइन डुअल फंक्शन। डुअल फंक्शन मतलब जो कंस्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, मैं बताता हूँ, कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, उसको मतलब उसका डिफाइन कर दिया कि वो दो, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती थी, दो फंक्शन करती थी। एक तो ये हो गया कि एक तो लेजिस्लेटिव का फंक्शन होती थी, एक हो गया ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फंक्शन करती थी, जो 1946 में इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी इसमें। तो ये एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आया था। ओके, आज की क्लास हम, आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद बात करेंगे कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे सेलिएंट फीचर्स थे जो हिस्टोरिकल अंडर इवोल्यूशन है, प्लस मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे अपने प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यू फिर हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, मतलब डीपीएसपी। इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें सिटीजनशिप है, इसमें यूनियन है और इसकी टेरिटरीज हैं। फिर पार्ट 4A करेंगे जिसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में मैंने बता दिया है क्या करेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हुआ। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।